पीसीएस मंथन के एग्जाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 50 प्रश्नों की प्रतिदिन हम एक श्रृंखला आपके साथ लेके आते हैं, जिस पर हम 50 प्रश्नों पे डिस्कशन करते हैं ताकि आपकी तैयारी को और धार मिल सके। अभी आर ओ का री एग्ज़ाम होना है, उसके बाद में पीसीएस प्री भी है और भी आयोग के अन्य जो परीक्षाएं होती हैं। तो इतिहास का खंड चल रहा है और हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, और आधुनिक भारत में आज बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हम जो खंड लेके आए हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो है 1857 की क्रांति। चाहे प्री हो या मेंस हो, तो मेंस में भी यहाँ से आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आता है, और प्री के लिए यहाँ पे फैक्ट आता है, और मेंस के लिए यहाँ से कंटेंट आपको मिलेगा। देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी 1857 के विषय के संदर्भ में, कितना आप जानते हैं, कितना आपने अध्ययन किया है। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से 1857 के विद्रोह, न सिर्फ उसके आसपास की भी जो घटनाएं हैं उन पर हम पूरा विचार विमर्श करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कारण बताए हैं कि कारणों में जो कारण है 1857 के विद्रोह के, उन पर विचार कीजिए। तो उसमें कह रहा है कि किसान और जमींदार अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च कर, अधिक कर और लगान वसूली के सख्त तरीकों से बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। ठीक। कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। यानी कि तीन चीजें की गई कि ये समाज सुधार भी कर रहे थे, इन्हें पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आप देखते हैं तो राजा राम मोहन राय 1829 में क्या करते हैं, जो है जो सती प्रथा है उसको अंत किया। समाज की तरफ से ये क्या था कि दुष्प्रभाव था, लेकिन हमारा क्या था, एक धार्मिक रीत रिवाज था। नरबली को बंद कर दिया गया, दास प्रथा को अंत कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम देखो लेके आते 1856 में। तो ये सारे फैक्ट थे। तो कुल मिलाकर पूछ रहा है इसमें से कौन से सही हैं, तो ध्यान देना कि ये तीनों ही बातें जो है सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और कथन तीसरा भी सही है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 1, 2 और 3, तीनों फैक्ट करेक्ट हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 में बात की जा रही है किसकी, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी कि जो भारतीय शासक थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था किन भारतीय शासकों ने। ठीक। आगे देखें तो ग्वालियर के सिंधिया थे क्या, बिल्कुल थे। एक तरफ तो देखिए सिपाही क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वहीं पर जमींदार और राजा रजवाड़े कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजों का क्या दे रहे थे, साथ दे रहे थे। सक्रिय भूमिका तक निभाई। मात्र 1% से भी कम लोग जो थे, राजा रजवाड़े और जो जमींदार थे, वो उस विद्रोह में शामिल हुए थे। इन्होंने तो दी थी हैदराबाद का निजाम, ये भी आया था सामने। भोपाल के नवाब ये भी थे। नेपाल का राजा ये भी। यानी आंसर क्या होगा आपका, 1, 2, 3 और 4, इन सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिर्फ यही नहीं, इनके अतिरिक्त भी कुछ लोग थे, इनके अतिरिक्त भी कुछ लोग थे जिनमें आप देखोगे तो इनके अतिरिक्त जो लोग थे वो ये रहे, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार। ठीक। स्वार्थी थे एवं अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, यानी कि ये डर गए बेचारे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला के नाभा महाराज, और आप देखें जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा ने, नेपाल के राजा और उनके बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों के सहायता की और सक्रिय भूमिका निभाई। वास्तव में भारतीय शासकों में से 1% से अधिक शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, यानी बहुत कम लोग शामिल रहे थे इसमें। ठीक। आइए आगे आते हैं। दे रहा है, यह किसने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। यानी 1857 की जो रिवोल्ट है उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट है, और इस पर आपको विचार करना है कि ये किसने कहा था। क्या ये बात तो जो है कही थी, क्या ये बात जो है सॉरी, प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ आ गए। ठीक। तो ये फेमस कोटेशंस जो है वो किसकी है, ये है आरसी मजूमदार की। ठीक है। 1857 की जो क्रांति है कि धार्मिक कारणों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और कौन से धार्मिक कारण थे। देखिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार, क्या ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। ईसाई मिशनरियों का क्या हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर क्या लगा दिया था, टैक्स लगा लिया, ये बात भी सही है, हाँ टैक्स लगाया गया था।
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाए गए। अभी अभी जैसे मैंने चर्चा की थी आपसे कि इसमें आप देखेंगे तो सती प्रथा भी है और कन्या भ्रूण हत्या को भी प्रतिबंधित किया गया था। ठीक, इसके अलावा नरबलि को, विधवा पुनर्विवाह, ये बहुत सारे ऐसे काम थे जो समाज सुधार के किए थे, इससे भी थे। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला सही है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आंसर होगा क्या इसका, एक दो तीन, तीनों ही सही हैं। हम जाएंगे विकल्प डी की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द लिस्ट, यानी कि विद्रोही नेता है और जगह है विद्रोह की। मैच करके बताइए कौन कहां से मैच करेगा। ठीक, मणिपुर से किसने किया था, आप देखें तो गोरखपुर से कौन था, हरियाणा से कौन था और सतारा से कौन था। अक्सर कर आयोग वो चीजें पूछता है जो हमारी इतर होती है, यानी कि आउट ऑफ मटेरियल्स होती हैं। खास करके जैसे सभी लोग देखते हैं कि बिहार से कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से, बरेली से कोई अलग थे, दिल्ली से किसने किया, तो ये सारी चीजें हैं अलग अलग। तो गोरखपुर से जो नेतृत्व किया था, वो किया था गजाधर सिंह ने। हरियाणा से किया था राव तुलाराम ने। सतारा से किया था रंगे बापू जी गुप्ते ने। और मणिपुर से नरेंद्रजीत सिंह, यानी नरेंद्रजीत सिंह ने कहां से किया था, मणिपुर से किया था। तो सब लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहां पे जाना था, 1 2 3 और 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो लिस्ट लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया। बिल्कुल बात सही है कि 1857 में जो विद्रोह की चिंगारी भड़की थी वो किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, होता क्या है कि इनकी ड्यूटी होती है एक बैरक में, वहां पे 38वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे मंगल पांडे, और इनकी जो ड्यूटी होती है, कोलकाता में एक जगह है बैरकपुर, वो गोडाउन था, एक वेयर हाउस। तो वहाँ आपको पता है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी, तो वहाँ एक पानी पिलाने वाला था। तो उससे मंगल पांडे पानी मांगते हैं कि मुझे पानी पिला दे, तो वो पानी देता है इनको। फिर ये मंगल पांडे पूछते हैं कि तू किस जाति का है, तो वो एक नाम लेता विशेष जाति का, बोलता मैं इस समुदाय, इस जाति से हूँ या इस धर्म से संबंधित हूँ। तो मंगल पांडे लोटा फेंकते बोलते कि छी, तूने मेरा धर्म क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। अब वो वहीं पे कहता मंगल पांडे जी से कि पंडित जी, मेरे हाथ मात्र का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जो आप मुंह से कारतूस खींचते हो उसमें पता है क्या है, ग्रीस के नाम पर गाय की चर्बी और सूअर की है। ये तब वो कहते हैं अगर ये तेरी बात सही हुई तो देखना, और अगर तू झूठ हुआ तो। वो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि सभी सिपाहियों में विद्रोह हो जाता है। तो इनका जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोलता है यानी बाघ और मेजर ह्यूशन, ये बोलता है कि ऐसा करो कि फायर करेगी कंपनी, तो ये मना कर देता है और उल्टा जो है उसी को ही ठोक देता है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के पहला स्टेटमेंट आपका कैसा है, पहला स्टेटमेंट भैया गलत है। क्यों है, इसलिए क्योंकि 29 मार्च है ना कि 29 अप्रैल। ठीक, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मार दी, वेरी गुड। 1857 के विद्रोही ने बहादुर शाह जफर को, यानी इसका नाम था बहादुर, हिंदुस्तान का अंतिम मुगल बादशाह, जफर नाम से शायरी लिखता था, भारत का बादशाह घोषित कर दिया। बहुत बूढ़ा बाड़ा था बेचारा, और जो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंच के कहते हैं कि अब आप हिंदुस्तान के क्या हो, मुगल बादशाह हो। ठीक, तो कह रहे हैं कौन से कथन सही हैं, तो भैया यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 तीनों ही कथन सही नहीं है। क्यों, पहला वाला गलत हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट कौन से सही होंगे, स्टेटमेंट ए 2 और 3, यानी कि ये सही है और ये सही है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 29 मार्च है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक नौजवान सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने के से इनकार कर दिया। इन्हें अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। 1857 के बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली जल्द ही इन महान विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के संदर्भ में विचार कीजिए कथनों पर। जेम्स आउटर्न एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। किसने, जेम्स आउटर्न ने बोला कि हिंदू मुस्लिम का ये क्या था, एक प्रकार से षड्यंत्र था। किसने कहा, जेम्स आउटर्न टेलर ने। ठीक, पहली बात सही हो जाती। टी.आर. होम्स ने इसे सैनिक विद्रोह बताया है। ठीक, देखें लॉरेंस सीले के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य का युद्ध था, यानी कि द बैटलशिप बिटवीन द
बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो भी कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा भी कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? ये बात कही थी, सैनिक विद्रोह जो कहा है वो किसने कहा है, लॉरेंस व सीले ने। और टी.आर. होम्स ने इसको क्या बताया कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य है। और आपसे पूछा है कि सही नहीं है, तो आप ध्यान देना, पहली बात सही है, एक और दो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाँ, लॉरेंस व सीले ने इसे सैनिक विद्रोह बतवाया, टी.आर. होम्स ने यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य का जो है युद्ध बताया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति के पश्चात गठित पील आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यानी कि जब ये क्रांति हुई तो इसके कारणों को जानने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया जिसे कहते हैं पील आयोग। तो बोले कि पील कमीशन सेना के पुनर्गठन हेतु लाया गया था। बिल्कुल सही बात है, यानी पील कमीशन जो लाया था कि रीअरेंज करो सेना। इसकी रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। बिल्कुल सही बात है। उसने उच्च सैन्य पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या होगा आपका, केवल एक और दो ही सही हैं। इसने नियुक्ति की थी कि वो सिफारिश की थी कि भारतीयों को उच्च पदों पर न दिया जाए, जबकि इसमें क्या क्या है, भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं। लॉजिक लगाइए आप, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 9 देखें, किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। ठीक, यानी आपको बताना है कि कैसा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालिक था। सुरेंद्र सेन, शशि भूषण चौधरी, रमेश चंद्र मजूमदार और विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर ने कहा है या फिर क्या है, ये आर.सी. मजूमदार ने। तो ये स्टेटमेंट है किसका, आर.सी. मजूमदार का। वो सॉरी, ये स्टेटमेंट है आपका सुरेंद्र सेन। देखिए 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार, यानी कि आपसे बोलें कि 1857 का जो विद्रोह था संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन है, तो सरकारी इतिहासकार कौन है, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन है। भारत सरकार ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा। इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। तो ये स्टेटमेंट आप इसका याद रखेंगे यहाँ पे। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन कारण का क्वेश्चन है। झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। क्योंकि का जवाब दे रहे हैं, यानी झांसी की स्थापना वीर सिंह बुंदेला ने की, ये तो कन्फर्म है। लेकिन क्या इसका कारण ये था कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, पर ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए हम बी की तरफ जाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश का जिला नगर झांसी 1613 ईस्वी में स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। 1732 ईस्वी में छत्रसाल द्वारा झांसी का प्रभुत्व पेशवा बाजीराव को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात झांसी मराठा प्रभुत्व में रही। वेरी गुड। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्रता संग्राम शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 के ईस्वी के महान विप्लव में भाग लिया था। ठीक, आइए चलिए एक बात बताइए कि क्रांति जो मानी जाती है वो तो मानी जाती है, बोले कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। क्या बता सकते हैं आप कि ये समाप्त कहाँ पर हुई थी, बोलो समाप्त कहाँ हुई थी, ये बताना है। सोचो विचार करो, ये समाप्त कहाँ पर होती है, थोड़ा सा ध्यान देना। सुभद्रा कुमारी चौहान एक हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं, उनकी एक बहुत जबरदस्त कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ध्यान देना, जो समाप्त होती है वो कहाँ पे होती है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ ही ये क्रांति कहाँ समाप्त होती है, झांसी में समाप्त होती है। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिलाना। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना,
भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। तो बोला कौन सी जो है कंडीशंस राज्यों के प्रति जो है अपनाई थी। तो ध्यान देना, राज्यों के प्रति जो अपनाई गई जो कंडीशंस थी वो ये थी, उन्होंने बोला कि राज्यों की स्थिति यथावत बनी रहने दो, टच मत करो, ठीक, क्योंकि झेल चुके थे काफी चीजें। आगे आते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा देशी राज्यों के प्रति यथास्थिति बनाए रखने की नीति का पालन किया गया। देशी राज्यों को साम्राज्य में मिलने की नीति का परित्याग कर दिया, यानी जो साम्राज्य वाली नीति चल रही थी, राज्य हड़प नीति चल रही थी, उसे क्या कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने यह स्पष्ट समझ लिया था कि अंधाधुंध विस्तार की नीति घातक सिद्ध हो सकती है, किंतु साथ ही उन्हें इसका भी एहसास हुआ कि देशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके वे अपने साम्राज्य को जनता के विद्रोह उत्पन्न होने वाले खतरे से बचा सकते हैं। किंतु रेजिडेंटों के माध्यम से इनके कार्यों और अधिक नियंत्रित किया जाने लगा। आधुनिकता लाने के नाम पर जैसे तैसे यातायात के साधनों का प्रसार हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। ठीक, तो जो परिणाम पूछा हुआ है, कौन सा जो है परिणाम नहीं था किसका, 1857 के विद्रोह का। तो परिणाम के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई। वेरी गुड। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसित कर दी। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। मतलब 1857 का परिणाम क्या ये होगा कि जो ईसाई धर्म का प्रचार होगा? नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये वाला परिणाम नहीं था। ठीक, हेलो हेलो, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक नीति में सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने उसमें से बहुतों को यह विचार था कि समाज सुधार लागू करने से तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति ने विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने यह सोचा कि यहाँ के लोगों की परंपराओं तथा पूर्वाग्रहों का ध्यान रखना श्रेष्ठकर होगा। उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना होना चाहिए। ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को भी सहायता देना क्या कर दिया, बंद कर दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला है कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कि सबसे पहले दमन कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे स्टार्टिंग होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कैसे कैसे जाएंगे हम, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज तो कंफर्म होगी कि सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे, मेरठ, अभी अभी मैंने कहा था। और दूसरा जो समाप्त होता है वो कहाँ पे होता है, झांसी में होता है। तो ध्यान देना, अगर इनको सीक्वेंस से लगाओगे आप तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। सही है आपका मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस सही है। बोल रहे हैं कि कौन कौन सा विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था। ठीक, अभी अभी बात हुई थी। तो सबसे लास्ट का देखो, जो सबसे लास्ट में समाप्त हुआ वही बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो उस पर अगर जब बात करेंगे आप तो झांसी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनमें सबसे अंतिम डेट है कौन सी, झांसी है। तो कौन सा हो जाएगा, झांसी का ये होना चाहिए। ठीक, लखनऊ गलत दे रखा है, पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ध्यान देना कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित जो है इसमें जो है आपका एक सुमेलित नहीं है। बैरकपुर तो सही है, 29 मार्च हो गया। मेरठ 10 मई, ठीक है। झांसी, झांसी जो है 10 अप्रैल नहीं है, ये 4 जून है, यानी कि यहाँ पर जो है गलत हो जाता है आपका सी वाला। देखिए ये रहे, लखनऊ 4 जून 1857, झांसी 5 जून, यानी कि झांसी का जो विद्रोह है वो सबसे अंतिम होता है लखनऊ के विद्रोह से एक दिन पहले, ठीक, बाद में। तो 10 मई को यहां पर है और लखनऊ में 4 जून को है। आइए, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है। विद्रोह के केंद्र है और विद्रोह का दमन है। ठीक, यानी कि कहां पर दमन किया गया, किसने किया था। तो ध्यान देना, कालीन कैंपबेल, ठीक, और जनरल ह्यूरोज और कर्नल नील और कोलोसन हडसन। ठीक, अब आपको पता है कि कर्नल नील का संबंध था कहां से, इलाहाबाद से। और रानी की झांसी जो लड़ी थी वो किससे लड़ी थी, जनरल ह्यूरोज से लड़ी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की जब डेथ होती है
एक नदी है, उसे पार करने से घोड़ा मना कर देता, उस नदी का नाम है सिंध। और सिंध जो सहायक नदी है वो किसकी है? चंबल की है, यमुना की। ठीक है, सिंधु बेतवा कैन कुआरी जो नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी है। तो जब इनकी डेड बॉडी होती है तो हीरोज कैप उतार करके कहता है कि यहाँ इतनी सारे सैनिक पड़े हुए हैं लेकिन इनमें केवल एक ही मर्द था, यानी कि इनकी जो है बहादुरी से बहुत प्रसन्न था। आप देखते हैं तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का 2 है, इसमें नहीं है इसलिए खत्म है। सी का 2 इसमें भी नहीं है, ये खत्म है। अब आपको लगाना है डी का कौन सा होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो डी का 3 मिल रहा है किसमें? इसमें। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो गया। निकोलसन हडसन कहाँ से था? दिल्ली से था। और लखनऊ में किसने किया था? कालीन कैंपबेल। ठीक, आइए देख लेते हैं कि किसने कहाँ कहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा कैंपबेल है। देखिए कैंपबेल कहाँ कहाँ पर रहता है? तो 3 जगह करता है कैंपबेल। देखिए बरेली, फैजाबाद और लखनऊ, इन 3 जगह कौन करता है? कैंपबेल, 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 कैंपबेल। कानपुर में भी है। ठीक है, इलाहाबाद से नील है और झांसी से जनरल ह्यूरोज है। ठीक, तो ध्यान देना कि सबसे अधिक दमन जो किए थे वो एक नहीं किए थे, किसने? कैंपबेल ने। ठीक, आगे आए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो परिणाम हुआ था उसमें क्या क्या है? सैनिकों की भर्ती है तो रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। वेरी गुड, सही बात है। सेना के रेजिमेंटों को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया। और बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो ये भी सही है, यानी कि इसमें होगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि सेना की जो रेजिमेंट है वो बांट दी गई, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। ठीक है, और इसी के अलावा जो आप देखते हैं गोरखा रेजिमेंट, तो जाति और धर्म के नाम पर क्या कर दी गई? सेना की रेजिमेंट गठित की गई इस समय। ठीक, आइए 1857 में जगदीशपुर में हुए विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन पहचानना है। यानी 1857 का जो विद्रोह है जगदीशपुर जो बिहार में है, ठीक, जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा फहराया। इन्हें तेगवा बहादुर भी कहा जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड, सही बात है। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। विंसेंट आयर एवं विलियम टेलर ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने जगदीशपुर के विद्रोह को क्या किया था? समाप्त किया था। और इसके बाद में जो लास्ट स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बात आपकी जो है वो गलत है। वो क्यों गलत है? आइए देखते हैं। कुंवर सिंह के पुत्र नहीं थे, इनके भाई थे अमर सिंह। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नाना साहब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक, आइए कौन सा सत्य नहीं है? ठीक, इन्हें पेशवा घोषित किया गया। नवाब अजीमुल्ला उनके मुख्य सलाहकार थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। इनके कमांडर एंड चीफ जो थे वो कौन थे? तात्या टोपे थे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वास्तविक नाम जो है इनका क्या था? पांडुरंग रामचंद्र नाम इनका नहीं था। वो नाम किसका था? तात्या टोपे का। इनका नाम कुछ अलग था। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत है इसमें। नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था, धुंधु पंत। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मौलवी अहमदुल्लाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलवी अहमदुल्लाह, अंग्रेजों द्वारा इन पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी सूचना अंग्रेजों को दी थी। पुवाया कि राजा जगन्नाथ सिंह ने क्या की थी? इनकी सूचना किसको दी थी? अंग्रेजों की दी थी। और बोलना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ध्यान देना, इसमें से जो पहला वाला कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये इनाम 1 लाख नहीं था। ये कितना था? ये इनाम था कितना? 50,000। ठीक, ये इनाम 50,000 था। दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी सूचना दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा उन पर 50,000 के नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन से प्रमुख कारण था? जो धार्मिक नेता थे उनका जो प्रमुख कारण था असंतोष का, वो क्या था? 100 सालों का असंतोष था। ये स्टार्टिंग कहाँ से असंतोष की हुई थी? प्लासी के युद्ध से हो जाती है 1757, और उसके ठीक 100 साल आप देखते तो क्या होता है? 1857। तो 100 वर्षों का असंतोष था। राजनीतिक भी था, धार्मिक भी था, सामाजिक भी था, सभी प्रकार का, आर्थिक भी था। तो बोलते ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई गतिविधियां, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद
से संलग्नित माफी यानी खालसा भूमि से भी कंपनी द्वारा कर वसूलना, सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी और पंडितों को प्रवेश न मिलना। नहीं, सिर्फ क्या था भारतीय में धार्मिक कारण जो था वो ये था कि ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई जो गतिविधियां थीं वो धार्मिक कारण मुख्य था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, वो सॉरी हाँ 21, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में कथन पहचानना है कौन सा जो असत्य है, यानी असत्य कथन है। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। बहादुर शाह द्वितीय वो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के समय था। ठीक, और ये जो है बहादुर शाह जफर है। ठीक, सम्राट घोषित किया गया, हाँ बिल्कुल, सैनिकों ने इनका हाथ पकड़ा, बोला कि एक काम करो, अब तुम अपने आप को राजा घोषित करो। बड़ा नखरे किए थे उन्होंने, बोला कि अब तो अवस्था हो गई है, सैनिक भी नहीं है, हथियार भी नहीं है। तो सैनिकों ने धमकाया था, बोले कि अपने आप को तुम घोषित करो हिंदुस्तान का सम्राट। तो घोषित किया। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां के हाथों में था। वेरी गुड। सम्राट के प्रमुख सलाहकार हकीम हसानुल्लाह थे, ये बात भी सही। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु 1861 में हुई, ये बात भी सही, ये बात भी सही। ये बात गलत है क्योंकि 1861 नहीं है, 1862 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक, कहां पर? रंगून। तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी? वेरी गुड, कानपुर में नेतृत्व किया था। तो फांसी के लिए कहां ले जाया गया? सोचिए, बताइए कहां पे दी गई होगी? जो कानपुर में जो है नाना साहब के ये चीफ इन कमांडर थे, तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो इनकी मृत्यु जो है, इन्हें फांसी दी गई थी कहाँ पर? ग्वालियर की जेल में। ठीक, आगे आए। कब दी गई है फांसी? 18 अप्रैल 1859 में ग्वालियर में फांसी दी गई। ठीक है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किस नेता की मृत्यु का कारण फांसी नहीं थी? फांसी नहीं थी तो भाई क्या होगा? कत्ल कर दिए गए होंगे। सही है। मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला, दीवान मनीराम दत्त और बंदे अली। बताइए किसकी जो है फांसी नहीं? इनमें तीन ऐसे हैं जिन्हें क्या दी गई? अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। एक जो है उसकी हत्या कर दी गई, ना कि उसको फांसी दी गई। और हत्या किसकी की गई? इनकी की गई, क्योंकि इन्हीं पर इनाम था कितना? 50,000। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अंत में शामिल किया था? देखिए, नागपुर, बगाट, अवध और करौली। सबसे लास्ट में जो शामिल किया था वो किसको किया था? वाजिद अली शाह को, यानी कि कुशासन का आरोप लगा करके सबसे अंत में शामिल किया था किसको? अवध को। अब वाजिद अली शाह को यहाँ से निष्कासित किया था। और आपको पता होगा कि लखनऊ से जो कमांड संभालते हैं बेगम हजरत महल, वो बेवा पत्नी, विधवा पत्नी होती हैं किसकी? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की। ठीक, देखिए, बगाट 1850 में है, नागपुर 1854 में हो जाता है, करौली आपका 1855 में है, और अवध जो है वो 1856 में है। कुशासन का आरोप लगाता है और इन्हें निकाल देता है। दुधारू गाय की तरह थे, बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे अंग्रेज, और जनता से बड़ा प्रिय थे। जनता बहुत रोई थी इनके जाने पर। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रीय विद्रोह, सामंत शाही विद्रोह, मुस्लिम विद्रोह, सभ्यता एवं बर्बरता का विद्रोह का संघर्ष। तो आपको देखना है कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो सबसे पहले एक तो अभी आप पढ़ चुके हो, ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने, यानी कि डी का 4 होना चाहिए, तो डी का 4 इसमें नहीं है, ये विकल्प आपका खत्म हो जाता है। मुस्लिम विद्रोह और सामंत शाही विद्रोह, सामंत शाही विद्रोह की उपमा दी है किसने? जवाहरलाल नेहरू को। तो बी का क्या होना चाहिए? 2, तो बी का 2 इसमें नहीं है, ये भी कट जाता है। अब आगे आता है राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह से कहा है बेंजामिन डिजरेली ने, और मुस्लिम विद्रोह कहा है कूपलैंड ने। तो 1 2 3 4 सभी क्रम से लगे हुए हैं। ठीक, देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजलेरी, सामंत शाही विद्रोह जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष जो कहते हैं टी.आर. होम्स कहते हैं, एशियाई स्वाभिमान का परिचायक, ये याद रखना आपको, एशियाई स्वाभिमान का परिचायक ये टेल बोएस व्हीलर। ठीक है, मुस्लिम विद्रोह कूपलैंड। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ठीक, आगे आए। इसकी स्थापना
एन एम लोखंडे द्वारा वर्ष 1884 में की गई। इस संस्था ने सितंबर 1884 में प्रथम श्रमिक आम सभा का आयोजन किया था, जिसमें करीब 5,500 श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। और आपसे पूछ रहा है कि कौन से सही हैं, तो सी आंसर होगा इसका। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक, देखिए दोनों ही सही हैं। एम एन लोखंडे ने 1884 में बंबई मिल्स हैंड एसोसिएशन की क्या की है, स्थापना की है। यह भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। संस्था ने सितंबर 1884 में प्रथम श्रमिक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें करीब 5,500 श्रमिकों ने हिस्सा लिया। इस सभा के अंत में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें मुख्यतः 5 मांगे रखी गई थी। क्या? रविवार की साप्ताहिक छुट्टी हो, भोजन करने के लिए छुट्टी दी जाए, काम के घंटे निश्चित हों, काम के समय दुर्घटना होने पर कामगार को स्वेच्छा से छुट्टी दी जाए, और यहीं से श्रमिकों का बीमा भी प्रारंभ हुआ कि यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उन्हें क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। ठीक, ये 5 डिमांड्स थी। बंगाल में पड़े अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो सबसे पहले देखते हैं, 1943 में पड़े बंगाल के अकाल की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने जून 1944 में चतुर्थ अकाल आयोग यानी कि चतुर्थ अकाल आयोग का गठन किया था। सर जेम्स लॉयल आयोग ने बंगाल दुर्भिक्ष को मानव निर्मित दुर्भिक्ष कहा था। यानी कि दुर्भिक्ष शब्द होता है कि जब भिक्षा मिलना भी दूभर हो जाए तो उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। तो 1943 का जो है इसमें चौथा उन्होंने गठित किया था। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, आपसे पूछा सही का चयन करें, तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं आपके, करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न स्तरीय हैं। हाँ सॉरी, 1943 में पड़े बंगाल के अकाल की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने जून 1944 में चतुर्थ अकाल आयोग का गठन किया, जिसे वुडहेड आयोग कहा जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सर जॉन वुडहेड की थी। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य मणिलाल बी नानावती और सर अजीमुल हक थे। इसी वुडहेड आयोग ने बंगाल दुर्भिक्ष को मानव निर्मित दुर्भिक्ष कहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। वर्ष 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1878 में एक अकाल बीमा कोष की भी स्थापना की गई थी। तो पूरे के कौन से कथन सही हैं, तो ध्यान देना ये दोनों ही कथन सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक, आइए सबसे पहले देखते हैं 1873 और 74, 1876 और 77 के भीषण अकालों से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि भारत में अकाल एक आकस्मिक घटना नहीं अपितु एक स्थायी समस्या है। तो इसके निवारण के लिए 1878 में एक अकाल बीमा कोष निर्मित किया गया। सन 1878 में ही प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। लॉर्ड लिटन के काल में ही की गई थी। यानी कि इस समय कौन था, लॉर्ड लिटन था इस समय, और बात हो रही है कब की, 1878 की। तो 78 में वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाता है लिटन, और लिटन ही क्या करता है, प्रथम स्ट्रेची आयोग। ठीक, इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1880 में प्रस्तुत किया, जिसमें इसने बतलाया कि जीवन की रक्षा के लिए सहायता अवश्य दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, देख लेना, लॉर्ड लिटन के समय, और स्ट्रेची आयोग जो है वो पहला आयोग है। 1911 का कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। कब आया है कारखाना अधिनियम, 1911 में आता है। ठीक, तो 1911 का जो कारखाना अधिनियम है उसके संदर्भ में आपको विचार करना। यह अधिनियम भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में आया था। इस अधिनियम में कपड़ा उद्योग के मजदूरों की ओर से अधिक ध्यान दिया गया था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 1911 के समय आप देखेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग ही भारत का गवर्नर जनरल है। दूसरा देखते हैं कि दूसरा कथन सही होता लेकिन गलत है, इसमें कपड़ा उद्योगों के मजदूरों की कोई बात नहीं की गई, इसलिए सही केवल एक है। ठीक, आइए 1911 का कारखाना अधिनियम, यह अधिनियम भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 और 16 तक इसका कार्यकाल है, में पारित हुआ। इसका उद्देश्य 1891 के कारखाना अधिनियम को संशोधित करना था। यानी कि भारत में कारखाना अधिनियम 1891 में पहले बन चुका है, लेकिन उसके 20 साल बाद क्या करते हैं, हम इसमें संशोधन करके कब करते हैं, 1911 में करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें की गई थी। इसमें पुरुषों को काम करने के घंटे प्रतिदिन 12 घंटे निश्चित किए गए।
अल्पायु बच्चे शाम को 7 बजे और सुबह मतलब रात को काम नहीं करेंगे, शाम 7 बजे के बाद सुबह 5 बजे से पहले वो काम नहीं करेंगे, प्रतिबंध। तो बहुत सारी चीजें थी जो इसमें नोट डाउन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन कारण का क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की समृद्धि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्योंकि अगर लगाया है तो बिल्कुल ये कैसा बैठ गया, फिट बैठ गया। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक, आइए। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल की समृद्धि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ गई। कंपनी के कर्मचारियों ने व्यापार के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे कि नमक तंबाकू पर भी क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक, उपनिवेशवाद मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वैचारिक शोषण, राजनीतिक अधिकार स्थापित करना, आर्थिक शोषण या धार्मिक वर्चस्व स्थापित करना। यानी उपनिवेशवाद जो है मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ध्यान देना, उपनिवेशवाद जो था वो आर्थिक शोषण था। ठीक, आर्थिक शोषण है, यानी कि कहा था भी किसने, दादा भाई नौरोजी एक बुक लिखते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजों के हाथ वो सोख्ता लगा है, स्पंज लगा है, जैसे गंगा नदी में डुबोते हैं और टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं। यहीं से क्या आया था, ड्रेनेज सिस्टम, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं वो अपनी बुक में। उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न होता है। इस संरचना के अंतर्गत कई प्रकार के विचारों, व्यक्तियों और नीतियों का समावेश किया जाता है। उपनिवेशवाद का मूल तत्व आर्थिक शोषण में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक नहीं थे? तो आर्थिक आलोचक कौन नहीं थे? तो सबसे पहले देखें, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल थे, सुब्रमण्यम अय्यर बिल्कुल थे, रमेश चंद, आरसी दत्त, यानी आरसी दत्त जो थे, रमेश चंद्र दत्त जो थे, ये भी थे। ठीक, जो नहीं थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरुजी थे, क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, दादा भाई नौरोजी एवं आरसी दत्त जैसे राष्ट्रवादी चिंतकों ने धन निष्कासी की कटु आलोचना की और उन्होंने भारत के दरिद्रीकरण का एक प्रमुख कारण बताया था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के आयात हेतु भारत के द्वार खोल दिए गए? यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं को क्या करेंगे, हम आयात करेंगे और भारत के द्वार खोल दिए गए। तो ध्यान देना, 1833 का चार्टर एक्ट नहीं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं। आप देखते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से जो है भारत में आयात होंगी कौन सी, ब्रिटिश वस्तुएं। कच्चा माल तो यहां से जाएगा, वस्तुएं निर्मित वहां होंगी और बाजार क्या है, भारत है। ठीक, आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में हुआ रेलवे का विकास भारत की प्रगति का प्रतीक है। रेलवे ने ब्रिटिश सेना को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचने में मदद की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों है? आइए, क्योंकि अंग्रेजों ने ट्रेन हमारे लिए नहीं चलाई थी, वो सिर्फ इसलिए कि अपनी छावनी और बंदरगाहों को जोड़ सकें, आपस में कनेक्ट कर सकें, ताकि जब विद्रोह हो तो मिलिट्री को आसानी से मूवमेंट कराया जा सके और पहुंचाया जा सके। भारत की प्रगति नहीं है। देखिए, रेलवे का विकास प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सैनिकों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश के विरुद्ध होने वाले विद्रोह बिना किसी विलंब के कुचल दिए जाएं। यह भारतीयों का भ्रम था कि ब्रिटिश काल में भारत में रेलवे का विकास भारत की प्रगति का सूचक था, भ्रम है। अंग्रेजों ने रेलवे का सदुपयोग भारत के कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटेन से तैयार माल को भारत के आंतरिक रूप से पहुंचाने हेतु किया था। ठीक, सूची 1 है, सूची 2 को मिलान करना है। लौह इस्पात कारखाने हैं और उनकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। ठीक,
तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे लास्ट में जो स्थापित होता है वो कौन सा होता है और सबसे पहले कौन सा होता है। तो कुल्टी पश्चिम बंगाल, साक्षी झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, बर्नपुर पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये जो लौह इस्पात संयंत्र स्थापित होते हैं, यहाँ से कच्चा लोहा भी निर्यात किया गया। तो खास करके जब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं तो उसी समय हमने क्या किया था, हमने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये संयंत्र फिर स्थापित किए थे हैवी इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें देखते हैं तो ये आ जाता है आपका सीधा लगे हुए हैं सिस्टम से ही। कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में 1870 में है, साक्षी झारखंड में है वो कब है 1907 में, भद्रावती कर्नाटक में 1923 में है, और बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल है 1937 में है। तो सबसे पुराना अगर देखेंगे तो वो कौन सा है, कुल्टी है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्थायी बंदोबस्त के निहित निम्नलिखित में से कौन से थे। स्थायी बंदोबस्त के निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन थे। कंपनी को भू राजस्व के रूप में अधिकतम रकम की प्राप्ति होगी, कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, एक ब्रिटिश समर्थक वर्ग तैयार करना। यानी कि अब अगर इस पे आप विचार करोगे तो अंग्रेज का ये कभी नहीं रहा है कि किसान को क्या बना दें, सशक्त बनाएं। ये उन्होंने कभी नहीं कहा है, ना उस समय था ना आज है। आप मगध से ही ले लो इष्ठा करके, तो हमेशा ये सबसे अधिक परेशान रहेगा। शोषण इसी का तब भी हो रहा था, आज भी। अंग्रेज की ये नीति थी कि किसानों, अंग्रेज क्या, तो मगध से लेकर के स्टार्ट करो, कोई भी राजा हो, कोई भी बादशाह हो, ठीक है, कोई भी सुल्तान हो, उन्होंने जब भी रेवेन्यू कलेक्शन किया तो किससे, किसान से किया। क्या करते थे कि किसान को इतना अधिक छूट ना दी जाए ताकि वो जमींदार बन जाए, मालदार हो जाए और आगे चल के विद्रोह कर दे। इतना भी मत सताया जाए कि वो खेती ही छोड़ दे। अब देखिए आप कि जब आप क्या कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त में मालिकाना हक किसके पास है, जमींदारी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, जमींदारी कहते हैं। तो जमींदार क्या करेगा, ब्रिटिश का क्या करेगा, समर्थन करेगा। ब्रिटिश का क्या करेगा, वो समर्थन करेगा। और दूसरा, कंपनी को भू राजस्व के रूप में क्या होगा, अधिक रकम मिलेगी। तो यानी कि 1 और 3 सही है, किसान के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। ठीक, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कार्नावालिस के कई उद्देश्य थे। ठीक, उसका मानना था कि इस पद्धति को लागू करने के बाद कंपनी को भू राजस्व की रकम अधिकतम तथा स्थायी रूप से प्राप्त होगी। कृषि के विस्तार का लाभ जमींदारों को प्राप्त होगा। जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध हो सकेंगे, परिणामतः वे कृषि में निवेश करेंगे, अंततः कृषि का विकास होगा। जमींदारी की खरीद बिक्री की व्यवस्था के कारण नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा। इस व्यवस्था से एक व्यक्ति समर्थक जमींदार वर्ग क्या हो जाएगा, तैयार होगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 है, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव निम्नलिखित में से किन आधारों पर पड़ा। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल और भुखमरी, कृषि का वाणिज्यीकरण, रैयतों की जमींदारों पर निर्भरता, कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी से कृषि क्षेत्र का पिछड़ता हुआ चला गया। तो इसमें आप देखेंगे तो तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही नहीं है, यानी कि रैयतों की जमींदारों पर निर्भरता बिल्कुल सही है। आंसर लगाएंगे आप डी। उपयुक्त में से सभी कथन कैसे हो जाएंगे आपके, करेक्ट हैं। आंसर हमारा डी होगा। ठीक, आंसर डी है, उपयुक्त सभी कृषि जो है ठीक है स्टेटमेंट। देखो, भू राजस्व की राशि अधिक होने के कारण किसानों के पास कोई अधिशेष नहीं बचता था जिसका उपयोग वह फसल नष्ट होने के बाद कर सके। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्र में अकाल और भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती चली गई। ठीक, आगे आए। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसके बारे में, ब्रिटिश भू व्यवस्था से संबंधित थी। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था थी जो ब्रिटिश भू व्यवस्था से थी। इसे मद्रास, यानी इनमें से कौन सी भू व्यवस्था है, इसे मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल और असम में लागू किया गया। सामुदायिक संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में किया जाना था। इसमें किसानों को 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। देखिए कितना है, 55% तक है। कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, फार्मिंग पद्धति, रैयतवाड़ी। ठीक, तो इनमें जो कंडीशंस थी ये स्थायी रैयतवाड़ी। देखिए 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि डेट याद रखनी है, कब याद रखनी है, 1792। कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के कितने 51%, यानी मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग पर लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत, यानी रैयत बोलते हैं आम जनता को, भूमि का मालिकाना हक दिया गया।
जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस पद्धति में किसान को 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। देखिए कितनी, यानी कि 1/6 से स्टार्ट हुए थे हम मगध में, जो कर लेते थे राजा, तो वो 1/6 था और अब कहाँ आ गया, 50% हो गया। ठीक, टैक्स कितना हो गया, 50%। माहलवाड़ी भू राजस्व पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य का चयन करना है आपको। माहलवाड़ी, तो क्या चुनना है इसमें से, असत्य। यह व्यवस्था मूलतः उत्तर भारत में लागू की गई, बिल्कुल सही है। इसके तहत भू राजस्व की राशि अधिकतम रूप से निर्धारित की गई, ये बात भी सही है। इसमें भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक किसान के व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर किया जाता था। चलिए, भू राजस्व का निर्धारण स्थायी रूप से किया जाता था, ये बात भी सही है। बात जो गलत होती है वो कौन सी हो जाती है, ये है किसान नहीं, किसान नहीं, उसके साथ में गांव का मुखिया, खास करके ये पश्चिमी उत्तर भारत में लागू की गई थी। आंसर होगा आपका सी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पाद के आधार पर किया जाता था, यानी कि पूरे गांव का कितना प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो टैक्स है वो निर्धारित था। ठीक, राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिसके अपने ऊपर लेते थे। यानी कि गांव में मुखिया होता था, पूरे गांव के किसान मिलकर के उसको ही टैक्स देंगे और वो जो लगान है वो किसे जाएगा, वो कंपनी को जाएगा। ठीक, व्यक्तिगत रूप से नहीं, कंपनी। कथन कारण का क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। धन की निष्कासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यानी कि कथन दे रहा है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल नहीं, कैसा था, अनुकूल था, क्योंकि धन की निष्कासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये बात सही है, यानी कि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सत्य है और आर सत्य है। ठीक, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि धन की निकासी का राजस्व स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक, आगे, वाणिज्यिक पूंजीवाद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। 1757 से 1813 ईस्वी के बीच उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को इस नाम से पुकारा गया है। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज सत्ता पर नियंत्रण द्वारा सरकारी राजस्व को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, गौर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठहर जाइए। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज सत्ता पर नियंत्रण द्वारा सरकारी राजस्व को अप्रत्यक्ष नहीं जी, कैसे, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। यानी कि जो सही है वो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक, कैसे, देखिए, उपनिवेशवाद के इस चरण में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ साथ व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना, ताकि भारतीय वस्तुओं को कम से कम कीमत पर खरीद कर उसे यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में अधिक से अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाना। वाणिज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इंग्लैंड की सरकार ने भारतीय वस्तुओं को खरीदने हेतु कंपनी को और सोने व चांदी देने से इनकार कर दिया। कंपनी द्वारा धन की वैकल्पिक व्यवस्था भारत से ही करना इस चरण में उद्देश्य था। राज सत्ता पर नियंत्रण द्वारा सरकारी राजस्व को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया। आइए, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चयन करना है। किसका चयन करना है, जो करेक्ट नहीं है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में भारत से धन निष्कासन हुआ था कि परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण क्रांति हुई। इस चरण में बुनकर व अन्य शिल्पकार अपना माल कम मूल्यों पर बेचने तथा कंपनी के लिए कम वेतन पर कार्य करने के लिए बाध्य किए गए। तो दूसरी बात तो बिल्कुल ही सही है और पहली बात भी सही है, यानी कि एक दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट है, और पूछा क्या, असत्य। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सॉरी। दूसरी वाली यानी कि बी, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। कैसे है वो, आइए। 1813 से 1858 के बीच के उपनिवेशवाद को द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में भारत में जिस धन का निष्कासन हुआ था वह ब्रिटेन में जाकर पूंजी का निर्माण, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। पहली बात सही है। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन की जरूरतें बदल गईं। अब उसे कच्चा माल, मजदूरों के खाद्यान्न और ब्रिटिश उत्पाद के लिए एक विस्तृत बाजार की जरूरत थी। इन
तीनों नवीन जरूरतों की पूर्ति के उपनिवेश भारत से हो सकता था, इसलिए उपनिवेशवाद के इस दूसरे चरण को औद्योगिक पूंजीवाद चरण कहकर पुकारा गया। जबकि प्रथम चरण में बुनकर व अन्य शिल्पकार अपना माल कम मूल्यों पर बेचने तथा कंपनी के लिए कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य किए गए। क्वेश्चन नंबर 43 है, इजारेदारी व्यवस्था बोल रहे हैं, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, अब कौन सी आई, इजारेवादी। तो इजारेवादी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से चुनना जो है वो कौन सा चुनना है जो कैसा है, असत्य है यानी रॉन्ग है। कर संग्रहण का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। जमींदारों को नीलामी में सरकार की ओर से कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। ठीक, आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सही हैं। ठीक, आइए देखते हैं। हाँ, 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का नया गवर्नर बनकर भारत आया तो उसने सर्वप्रथम द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया और उसने एक नई व्यवस्था लागू की जिसे इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था कहकर पुकारा गया। अब बोले हैं कि कर संग्रहण का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। आरंभ में यह 5 वर्षों के लिए था, लेकिन 1777 में इसे वार्षिक कर दिया गया। यह इस तर्क पर किया गया कि जमींदार को केवल कर संग्राहक ही माना जाएगा, भूमि का स्वामी नहीं होगा। उसे अपने इस कार्य के लिए केवल कमीशन का अधिकार था। जमींदारों को नीलामी में सरकार की ओर से कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। स्थायी बंदोबस्त, इसके अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। इस व्यवस्था में लगे हुए पहले के सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो गई। यानी कि आप देखते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी सही है। आंसर होगा आपका डी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन कैसे हैं, करेक्ट हैं। इसके अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम, दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। जमींदारों द्वारा निश्चित समय में सरकारी खजाने में लगान न जमा करने पर भूमि की क्या कर दी जाती थी, नीलामी। द रूल ऑफ सनसेट भी था कि सूर्य अस्त के बाद कई बार कुर्की हो जाती थी, नीलामी हो जाती थी। आगे देखें, इसके लिए 1794 ईस्वी में कानून क्या था, सूर्यास्त कानून बनाया गया, सनसेट लॉ, जिसके अंतर्गत निर्धारित तारीख को सूर्यास्त के पहले तक यदि जमींदार सरकार के हिस्से की रकम को नहीं पहुंचाता तो उसकी जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। इस बंदोबस्त से कृषि व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा, अधिक से अधिक भूमि जोती जाएगी तथा जमींदारों को कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग तथा उर्वरक के इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इस व्यवस्था में लगे हुए पहले के सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा आता है। सबसे पहले स्ट्रेची आयोग आता है। कब आता है ये, 1778। किसके समय आता है, लॉर्ड लिटन के समय आता है। तो 4 कहाँ होना चाहिए, सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। सबसे अंत में जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है कौन सा, मैकडवेल आयोग और जॉन वुडहेड आयोग और कैंपबेल आयोग। ये चारों के चारों क्या हैं, अकाल आयोग हैं। तो आंसर होगा आपका डी, क्योंकि सबसे पहले वाला देखते हैं, सी है आंसर। हाँ, आंसर सी है। देखिए स्ट्रेची आयोग, हाँ 1878 में आया, लेकिन अपनी सिफारिश कब देता है, 1880 में देता है। कैंपबेल 1866 में। 1945 में जॉन वुडहेड आयोग है, 43 में पढ़ा था, 45 में रिपोर्ट देता है। और मैकडवेल जो है वो 1900 में है। ठीक, तो ये 4 आयोग हैं, इनकी डेट आप याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। असत्य कथन का चयन करना। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख आर्थिक प्रभावों से कौन सा एक असत्य है। ब्रिटिश का प्रभाव जो हुआ था उनमें से एक इनमें से असत्य है। देखिए, भारत तैयार माल के निर्यात से कच्चे माल के निर्यात के रूप में परिवर्तित हो गया। तैयार माल से कैसा, कच्चे माल के रूप में। हाँ, ब्रिटेन, भारत से जितना भी कच्चा माल है वो कहाँ जाएगा, विदेश जाता है। सस्ते ब्रिटिश सामानों से प्रतिस्पर्धा के कारण भारत के पारंपरिक कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए। बिल्कुल सही बात थी, जैसे आज चाइना का माल।
अंग्रेजों ने किसानों के कल्याण पर विचार किए बिना अधिकतम राजस्व वसूलने पर ध्यान केंद्रित कर दिया, यानी किसानों का तो कभी ध्यान ही नहीं है। 18वीं सदी के अंत में मशीन आधारित उद्योगों के आगमन से सीमित औद्योगिकीकरण हुआ, ये बात गलत है, ठीक। यानी कि आंसर आपका डी है। देखिए, किसानों की दरिद्रता, अंग्रेजों ने किसानों के कल्याण पर विचार किए बिना अधिकतम राजस्व वसूलने पर ध्यान केंद्रित किया। उच्च भू राजस्व दरें, अनुचित बेदखली प्रथाएं और जमींदारों द्वारा शोषण ने कई किसानों को कर्ज और भूमिहीनता की ओर धकेल दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था है कि विशेषताओं पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में प्रचलित थी, जिससे पहले महाराष्ट्र में शुरू नहीं हुआ था। ये कहां से की थी? तमिलनाडु के बारामहल जिले से, ठीक। तो पहला वाला कथन क्या है आपका? सही है, यानी कि पहला वाला जो है सही है, दूसरा वाला नहीं है, ठीक। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत किसानों से सीधे राजस्व वसूला जाता था, उन्हें संपत्ति का मालिक बनाया गया। इस व्यवस्था में रैयत कहलाने वाले व्यक्तिगत किसानों को अपनी भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और पट्टे पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। जब तक किसान लगान का भुगतान करते रहेंगे, उन्हें उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में प्रचलित थी। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था, बाद में महाराष्ट्र, बरार, पूर्वी पंजाब, कुर्ग और असम में विस्तारित किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुई थी? ठीक, तो पहली औद्योगिक जो हड़ताल हुई थी वो 1908 में बंबई कपड़ा मिल में? नहीं जी। क्या 1877 में नागपुर में हुई थी? क्या 1905 में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में? क्या 1906 में कलकत्ता में जूट मिलों में? नहीं। भारत में जो पहली हड़ताल होती है नागपुर में होती है 1877 में, लॉर्ड लिटन के समय, ठीक। 1862 में भारतीय औद्योगिक कामगारों की पहली हड़ताल रेलवे में हावड़ा में हुई थी। अच्छा, सबसे पहली हावड़ा में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर, ठीक। बंबई में टेक्सटाइल में 1874 में होती है, ठीक। यानी कि पहली जो है नागपुर में है। आगे देखते हैं। 22 जुलाई 1908 में बंबई के कपड़ा मिल में मजदूर एवं रेल मजदूरों ने तिलक की सजा पर भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल, यानी कि जो तिलक को सजा दी थी वो पहली क्या थी? भारत की राजनीतिक हड़ताल थी, ठीक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ये मुनरो ने कहा था, ठीक। ये कहा था किसने? मुनरो ने। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई मुनरो के अनुसार रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित। रैयतवाड़ी मतलब किसानों का ही हक है जमीन पर। इस व्यवस्था को मद्रास, बंबई, सिंध, कुर्ग और बरार, बर्मा एवं असम में लागू किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था अंग्रेजों पर निर्भर हो गई क्योंकि वे अपने लाभ के लिए व्यवस्था को अपने तरीके से नियंत्रित कर रहे थे। ए आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है, ठीक। तो यानी ये है। तो आज का हमारा जो कंसाइनमेंट पूरा था 50 क्वेश्चन का, उम्मीद है कि आपने ठीक किया होगा। अगले असाइनमेंट के लिए हम फिर मिलते हैं। अगला टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 52 है जो जल्द ही आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।